दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए एमपीपीएससी की एग्जाम अब अपने बहुत पास है, तो अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यू आपके सामने लेके आया हूं। और इसी में मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ कोशिश करेंगे हम आपको क्वेश्चन की प्रकृति बताने की कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और आपके पास रोज ये लगभग 10 से 12-15 क्वेश्चंस होंगे जो आएंगे। और जो अपन एक रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आते हैं वो तो लेके ही आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ गए क्या आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन आंसर सेशन। और बात करते हैं अपन एमसीक्यूज की कि पहला एमसीक्यू हमारा क्या कहता है, दूसरा एमसीक्यू हमारा क्या कहता है। क्लियर हो गई बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ ये क्वेश्चन तो पूछा भी जा चुका है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। मतलब पहली वुमेन जो हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में काम कर चुकी है, कमिश्नर के रूप में काम कर चुकी है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, आर एम निकम, एस के वेदी, वी एस रामा देवी और जी डी दास। ये 4 आपके सामने हैं और आपको ये बताना है कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। अब आपके सामने आंसर आपको हो सकता है इसका पता भी हो। चलिए आपके सामने आंसर लेके आता हूं। बी एस रामा देवी हैं, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही हैं ये। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 26 ऑफ नवंबर 1990 1990 से लेके 11 ऑफ दिसंबर 1990, मतलब अगर अपन बात करें तो कितने दिनों का कार्यकाल हुआ इनका, लगभग लगभग अपन बात करें तो 15 से 20 दिन का। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत रही हैं बी एस रामा देवी। और ये सबसे कम दिनों तक हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहने वाली कैंडिडेट है। आपसे पूछा जाए सबसे कम समय तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहा, तो हमारी बी एस रामा देवी। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोदय प्लान किसके द्वारा लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जब मेंस पढ़ेंगे तो 2 विचारधाराएं आती हैं सर्वोदय की। एक आती है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, एक महात्मा गांधी के द्वारा। अब यहाँ पे बात हो रही है सर्वोदय योजना की। और ये ध्यान रखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और श्रीमन नारायण। तो भैया इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, 1950 में 1950 में सर्वोदय योजना लेके आए जयप्रकाश नारायण जी। कृषि के साथ साथ उनके छोटे उद्योगों पर जोर दिया जाए। और जयप्रकाश नारायण को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ये जयप्रकाश नारायण जी की विशेषता हो गई और ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की। किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप का खिताब 4 बार जीता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 4 ऑप्शन है, नीदरलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। देखिए इसका आंसर बताने से पहले आपको बता देता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दे रखी है, वरना ईरा इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड करिए, सर्च करिएगा, ये लोगो देखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। आपको ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में क्या करूंगा, क्यूआर कोड डाल दूंगा, तो आप उसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हर दिन 10 एमसीक्यू उसमें रोज आते हैं और कुछ आपको मैं 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे यूट्यूब के अंदर बताऊंगा। और अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपके पास क्वेश्चंस का एक बहुत प्यारा बंच हो जाएगा। जितने क्वेश्चंस अपन लगाते हैं तो वो याद होते चले जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 4 बार जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नीदरलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान ने जीता है भैया वर्ल्ड कप, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसने जीता है? पाकिस्तान ने। क्लियर। भारत ने केवल एक विश्व कप जीता है 1975 में, ये भी पूछा जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने 3-3 बार जीता है, जर्मनी ने 2 बार ये विश्व कप पर कब्जा किया है। क्लियर हो गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन गेम्स के अंदर 400 मीटर की रेस में भारत की किस महिला ने भैया स्वर्ण पदक हासिल किया? तो बताइए भैया, एम एल वालसंभा, पीटी उषा, कमलजीत संधू, कर्णम मल्लेश्वरी। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इंपॉर्टेंट है एशियन गेम्स।
तो भैया ध्यान रखिएगा, कमलजीत संधू एक पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने 1970 में बैंकॉक के एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा ही जाएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं। 57.3 सेकंड की दूरी का समय लेके दूरी पर पहुंची थी। एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं एशिया कप के अंदर, एशियाई खेलों के अंदर ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कमलजीत संधू, और वो भारत के पंजाब राज्य की हैं। और 1971 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ा नाम है कमलजीत संधू। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलिए अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार कौन सा है? तो भैया कोटा, तंतुज, खद्दर और चंदेरी। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, मेरे हिसाब से आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। तो भैया ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का वस्त्र प्रकार है प्रसिद्ध जो है वो है चंदेरी। क्लियर हो गई बात? मध्य प्रदेश में ग्वालियर और मुरैना जिले की सीमा पर बसा गुने जिला के निकट अशोकनगर का पार्ट है चंदेरी। एक ऐतिहासिक नगर है जो वर्तमान में अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से नगर बुनकरों का नगर है जो अपनी विश्व प्रसिद्ध साड़ियों के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। यहीं पर आपको एक बात और बता देता हूं कि चंदेरी की साड़ी मध्य प्रदेश में पहला जीआई टैग पाने वाला उपकरण है। पहली बार जीआई टैग मध्य प्रदेश में किसको मिला? चंदेरी की साड़ियों को मिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपने एक मूवी देखी होगी, ओ स्त्री कल आना, तो भैया वो उस मूवी की शूटिंग भी कहाँ हुई है? चंदेरी में हुई है। बहुत सुंदर जगह है चंदेरी, जरूर जाइएगा। क्लियर हो गई बात? आपको यहीं पर एक बात और बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए इसलिए कि हमारी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। कहाँ? हमारे ऐप में, उसमें करंट अफेयर, स्पोर्ट्स प्लस मिसलेनियस तीनों चीजें कवर होंगी। आप हमारे चैनल से जुड़िए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, तो इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहां पे फ्री में मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? आपको कोई तकलीफ हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। भोपाल, सिगरौली, जबलपुर, इंदौर, ये 4 ऑप्शन है, आपको पूछा जा सकता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, सिगरौली जिले को मध्य प्रदेश राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खनिज संसाधनों की प्रचुरता के लिए ध्यान रखिएगा, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी सिगरौली को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिनरल बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल का क्या है? रिजर्व है यहाँ पे। कोयला और पावर प्लांट सिगरौली में बहुत सारे हैं, इसलिए भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में उभर रहा है। आपको ये बात पता होगी। और मध्य प्रदेश राज्य का 50वां जिला भी है। कौन सा भैया? ध्यान रखिएगा, सिगरौली। और 24 मई 2008 को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था। 24 मई 2008 किसे? सिगरौली को। ये आपको पता होना चाहिए। आपको अगली बात बता देता हूं कि यहीं पे एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, विंध्य शासन, इसे विंध्याचल पावर प्लांट भी कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है सिगरौली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी सागर यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश की गई? मध्य प्रदेश की ये पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आपको पता होना चाहिए, और मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी भी है। और आपको बता दूं इसका नाम हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी है। क्लियर हो गई बात? अब हरि सिंह गौर जी के द्वारा खुद की संपत्ति से बनाई गई, स्टेब्लिश की गई ये संपत्ति वो है, यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन बताइए 44, 45, 48, 46। तो भैया सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में हुई। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, और ये एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, प्राइवेट नहीं है। और आपको बता दूं कि 2008 कहीं कहीं पे मिलता है और कहीं कहीं पे 15 जैन 2009 मिलता है। आपको बता दूं जब हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी, और मध्य प्रदेश की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का दर्जा या गौरव प्राप्त है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बात करते हैं। आपको मैं बता दूं हमारी स्पर्धा टेस्ट सीरीज है, उसमें 40 टेस्ट हैं, 30 + 10, ये 10 हमने बढ़ा दिए थे एग्जाम की डेट बढ़ने के साथ। 500 रुपए की टेस्ट सीरीज है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 40 टेस्ट मिलेंगे आपको, 20 सब्जेक्ट वाइज, 20 फुल लेंथ।
संदर्भ, इसमें स्पोर्ट्स प्लस करंट अफेयर पूरा 1 साल का एमपी करंट इंक्लूडेड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको भी अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल आप उससे जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए और हमसे जुड़िए। ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे, पर आप ईरा इंस्टीट्यूट सर्च करिए, ये लोगो देखिए, एकेडमी नहीं ईरा इंस्टीट्यूट, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी मेरे को एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इस पे नोट्स भी बनवा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर और पीडीएफ दोनों अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। संकल्प ये मेंस के लिए है, आप जब मेंस देंगे तो इससे जुड़िएगा। अगली बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब WW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, एडवर्ड कास्नर, बिल गेट्स, टॉम बर्नर्स-ली और विनोद धाम। ये 4 ऑप्शन है कि WWW के भैया कौन है आविष्कारक। तो आपको ध्यान में रखना है कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया है। आपको पता होना चाहिए किसने किया है, टिम बर्नर्स-ली ने किया है WWW का या WWW की स्थापना। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 1952, 22 मई 1955, 24 मई 1955, 16 अगस्त 1952। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको एक टिक करना है। जरा कमेंट बॉक्स में करते रहिए, अपने जवाब देते रहिए। वीडियो को पॉज करके आप इसके जवाब को सोच भी सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उनमें से सही है बी ऑप्शन, 22 मई 1955 आकाशवाणी इंदौर की स्थापना हुई। ऑल इंडिया रेडियो का आधिकारिक तौर पे 1957 से आकाशवाणी वॉइस फ्रॉम द स्काई के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक भाग है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? चलिए अगली बात करें, आते हैं अगली बात। PIL, ये एमपीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि PIL का फुल फॉर्म क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो भैया जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL किसी भी उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 या सीधे सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 32 में दायर की जाती है ना। सामान्य परिस्थितियों में पहले PIL हाई कोर्ट में दायर की जाती है, फिर अगर वहां से खारिज हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाता है। सामान्य तौर पे आप चाहें तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपसे पूछा जा सकता है। गंडक परियोजना इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ बिटवीन 2 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं भैया? बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जिनमें है उनको तो पहले आप अलग कर दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अब आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो भैया आपके सामने ध्यान रखना है, गंडक परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। 1961 में शुरू हुई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। नेपाल में को भी इसका लाभ मिलता है। क्लियर हो गई बात? बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल भी इसका लाभ लेता है। 1961 में क्या हुई है? इस्टेब्लिश हुई। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? पोंगल, ओणम, बिहू, नवरात्र। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप मुझे जरा बताइए। तो भैया ध्यान रखिएगा, अराणमुला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य के केरल की सबसे प्राचीन नौका दौड़ है। तो भैया पहले तो इसका नाम याद रखिएगा, अराणमुला नौका दौड़ क्या है? दक्षिण पश्चिम राज्य केरल की सबसे ज्यादा प्राचीन है। और ओणम कहाँ का पर्व है भैया? केरल का है। तो भैया ध्यान रखिएगा, ओणम पर्व के अवसर पर ध्यान रखिएगा अगस्त सितंबर माह में, ठीक है, आरणमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास, 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इसका उद्घाटन किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। या
कब मान्यता मिली सुप्रीम कोर्ट के रूप में? तो 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन के नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रिंसेस में किया गया। क्लियर हो गई बात? नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रिंसेस। तो भैया आपसे पूछा जा सकता है चेंबर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल किसके अंदर है? संसद भवन के अंदर है। अभी आपको मैं बताऊंगा चेंबर ऑफ प्रिंसेस की पूरी स्टोरी, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। ये भी स्टेब्लिश हुआ था 1921 में। कौन? चेंबर ऑफ प्रिंसेस। चलिए अगली बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है 4, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी शायद पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग, इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो मधुबनी चित्रकला का दूसरा नाम है मिथिला पेंटिंग। मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एक खुद एक जगह है। नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह प्रमुख चित्रकला है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बिहार आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़े, दीवारों और कागजों में उतर आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना जरूरी है। अगली बात करने से पहले करंट अफेयर की क्लासेस है हमारी, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके उससे जुड़ सकते हैं। 100% आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको हम ऐसे ही एमसीक्यू की एक सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये टेस्ट सीरीज, ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कैसा लगा। लगभग मैंने 15 से 16 क्वेश्चंस इसमें आपको बताए हैं। तो आपको ये एमसीक्यूज कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि आगे क्या करना है। करंट अफेयर की क्लास मैं सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू लाए जा सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट करिए कि टॉपिक वाइज लाएं सर या डायरेक्ट लाएं। क्लियर हो गई बात? और आपको मैं बता दूं करंट अफेयर की क्लासेस हैं, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस को मिक्स करके, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। क्लियर हो गई बात? चलिए आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।